बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 80 नंबर का पूरा पेपर आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स में लेके आ चुका हूँ। सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। एमसीक्यू पूरा पेपर आपको सॉल्व करा के दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ना। अगर आप 85% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना नाम कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो ये हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जेम्स जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है बच्चों। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस चीज पर? यह होता है बच्चों जन्म दर पर। ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। अगला आंसर है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या होती है बच्चों? तो ये आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर ब। ठीक, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? तो वो है अशिक्षा। क्या है बच्चों? अशिक्षा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो कर्ज की आवश्यकता जो होती है किस लिए होती है बच्चों? फसल उद्योग के लिए। ठीक है ना, विदेश यात्रा के लिए, आवास के लिए, पारिवारिक आय के लिए। तो फसल उद्योग के लिए होती है क्योंकि गांव के रहने वाले लोग किसान ज़्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, बॉक्साइट आपका सही उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो वह है वैश्वीकरण। क्या है बच्चों? वैश्वीकरण। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान है। कह रहे हैं पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो बॉम्बे में लगाया गया था। ठीक है, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं? अनुबंधित श्रमिक। ठीक है, धर्म को राजनीति से कहीं अलग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द किसने कहे थे? ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, औसत आय को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको, देखो क्वेश्चन विद आंसर्स है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर्स मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं सरकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना, अर्थात ऐसे व्यक्ति को समान रूप से आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं वह सरकारी समिति बना सकते हैं। इसे ही सरकारी समिति कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग था, कोई एक कारण लिखिए। तो इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीकरण रची और औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो बड़ी मशीनों, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जो शहर के व्यापारी खरीदते थे। जूट क्या उपयोग क्या होता है? जूट रेशे से बोरे, हेसियन पैकिंग के कपड़े बनते हैं। कालीन, दरियाँ, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, अस्तर, रस्सियाँ, ये सब बनती हैं।
डंठल जलाने के काम आता है और उससे बारूद के कोयले भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का कोई एक उपाय बताइए। तो देखो, नदी में जल के प्रवाह को नदी के किनारों पर ऊंचे बांध पुस्ते बनाकर बीच पर बनाए रखना ताकि पानी दूर तक ना फैल सके। नदी नालों की जल निकास क्षमता में के बीच में गहरा करके बढ़ा देना। घूमती हुई नदी को सीधा करना। नदियों के ऊपरी भाग में जलाशय आदि संरचना बनाकर अववाह की तीव्रता को कम कर देना। तो ये सब हम कर सकते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामानों का स्वामित्व अंतरण व्यापार कहलाता है। क्षेत्रीय दल क्या है? क्षेत्रीय दल एक राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह दल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या भाषाई आधार पर गठित होता है और अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए लड़ाई लड़ता है। क्षेत्रीय दल को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका भी मिलता है। लोकतंत्र के कोई दो लाभ बताइए। पहला, एक लोकतांत्रिक सरकार अपने लोगों को सरकार से सवाल करने की अधिक स्वतंत्रता देती है। ठीक है, लोगों को विरोध प्रकट करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विपक्षी दल की अवधारणा है जो सरकार के गलत फैसलों को चुनौती दे सकता है। इसीलिए चुने हुए लोगों के निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की दो चुनौतियाँ लिखिए। पहला है शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझती। उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं होती। सामाजिक असमानता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता ज़रूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है। समाज के सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय गतिविधियों में वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूर संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श, खुदरा, ये सब शामिल है। शिशु मृत्यु दर का अभिप्राय क्या है बच्चों? किसी दिए वर्ष में पंजीकृत शिशु मृत्यु उसी वर्ष पंजीकृत जीवित जन्मों की कुल संख्या के अनुपात को आमतौर पर 100 जीवित जन्मों की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खंड ब में फ्रांस की 1848 क्रांति की दो विशेषताएं लिखिए। फ्रांस तथा यूरोप के इतिहास में 1848 की क्रांति का अत्यधिक महत्व है। इसने जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 1848 की क्रांति में सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया। मजदूरों, कारीगरों को अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयत्न किया। क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक विचारों में परिवर्तन की एक लहर पैदा हुई। उदार एवं राष्ट्रीय विचारों के विकास के साथ अब गुप्त समितियों का संस्थान संगठित आंदोलनों ने ले लिया। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक का गठन किया गया और इसी कारण से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान व्यवस्था या ब्रेटन वुड्स द्विन भी कहा जाता है। ट्विन। इसी के आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभेद्य जातियां क्या होती हैं? दो उदाहरण दीजिए। सुभेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनका संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती, इनकी संख्या घटती रहती है,
तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब सुभेद्य जातियाँ हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बताने, देखो जल भंडारण में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, नहरों द्वारा नौका परिवहन में सहायता मिलती है, मत्स्य पालन में सहायता मिलती है। रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? सर्दी से लेकर वर्षा ऋतु के बीच में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। और रबी की फसलों की बुवाई आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। इन फसलों को सर्दी की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। गेहूँ, जौ, मक्का रबी फसलों के उदाहरण हैं। और मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इन्हें जून के आसपास बरसात के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है, अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, मूंगफली खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्य और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। एक देश में दो स्थानों पर वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। देश की सीमा के भीतर किया गया व्यापार स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आता है और दो देशों के बीच व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, आगे वाले प्रश्न में आते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी होने का मुख्य कारण समाज के हर हिस्से को उचित विकास, भाईचारे बनाए रखना, किसी एक समाज का वर्चस्व सत्ता में ना हो, ये सब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक समाज का सर्वांगीण विकास उसके लोगों के विकास के बिना संभव नहीं है। किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? तो इससे विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इनके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर बताइए। दबाव समूह जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, ठीक है, तो उसे संगठन को हम दबाव समूह कहते हैं। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय किए जाने के बोध से उनके खिलाफ पैदा हुआ संगठित और सुनियोजित सामूहिक संघर्ष होता है। इसका उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन होना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालिक वृद्धि होती है और जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय एक देश की प्रति व्यक्ति औसत आय होती है। जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में वहाँ की जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। आर्थिक विकास के मापदंडों के रूप में अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकताओं को समाप्त कर देती है। व्याख्या कीजिए। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है। ठीक है, उदाहरण, जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो ना केवल उससे जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूँ भी बेचें, है ना। उससे बस अपने जूते खरीदने से बेचने से मतलब है।
आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। अत्यधिक खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तब तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन, प्रदर्शनी के आयोजक का कार्य करने लगी थी। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निजी व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के अनेक मामले सामने आए। विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने भारत सरकार को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित करने पर मजबूर किया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। खंड 100 पे आ जाते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताइए। तो उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून की समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। संसाधन किसी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क दीजिए। ठीक है, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न प्रकार से निभाते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थानों का निर्माण करते हैं। मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। भारत में राजनीति में जाति और जाति में अंदर राजनीति है, क्या इस कथन से सहमत है? कोई 3 तर्क दीजिए। जी हाँ, मैं सहमत हूँ। ठीक है, भारत में जाति राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जाति के अंदर राजनीति भी बहुत है। 3 कारण क्या है? सामाजिक असमानता पहला कारण है। भारत में जाति वर्गीकरण के आधार पर सामाजिक असमानता मौजूद है। इससे जुड़े विवादों और मुद्दों पर राजनीतिक दलों की राय भिन्न भिन्न होती है। राजनीतिक वोट बैंक, ठीक है, जातिगत वोट बैंक के अनुसार राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक नीतियों और उनके लक्ष्यों को अनुरूप बनाने के लिए जाति के आधार पर वोट की अधिकता हासिल करनी होती है। जातिवादी भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग है। इससे जुड़े विवादों और मुद्दों पर राजनीतिक दलों की राय भिन्न भिन्न होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। प्रभाव, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले क्या कारक हैं? परिवहन। पिछले 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति के परिणाम स्वरूप लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति लागत कम आने लगी है। जैसे कंटेनरों द्वारा सामान भेजने में से माल जल्दी और कम लागत में पहुंचता है। सूचना और संचार, दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाएं भेजने में सुविधाओं के परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण को अत्यधिक सहायता मिली है। ठीक है, अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 2, सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान किया है? तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता की भावना का संवार हुआ। सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट हुए। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों से चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्र को साकार करने में अपना योगदान दिया था। अथवा शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया? तो शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया था, जिसमें लोग सरकार के कुछ निर्णयों और नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ था, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करते थे। देहाती क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रभाव देखा जा सकता था। वहाँ भी लोग शहरों से लेकर संपूर्ण देश भर के लोगों की तरह इस आंदोलन के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए उत्सुक थे। देहाती क्षेत्रों में लोग कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उठे और नए कानूनों को खारिज करने के लिए मांग उठाए। इसके अलावा देहाती क्षेत्रों में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक समानता के लिए आंदोलन करते थे। ये सभी मुद्दे शहरी और देहाती क्षेत्रों में एक जैसे थे, इसलिए इस आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में फैला था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ।
संघवाद क्या है? तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन साझा शासन की व्यवस्था होती है। आज़ादी के उपरांत से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का स्वरूप बदलता रहा है। सरकार की संघवाद के मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। कानून, कराधान, प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक प्रतिभूति है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और साथ ही यह क्षेत्रीय विविधता को भी समायोजित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दिए गए मानचित्र में आपको ये सब दिखाना है। वडोदरा, ठीक है, वडोदरा कहाँ है बच्चों? ये वडोदरा है। यहाँ पर रावत भाटा है, ये आपका गांधीनगर है, ठीक है, और ये आपका तूतीकोरिन है। ठीक है, ये आपको दिखाना था, या फिर इनको दिखाना है। अजमेर कहाँ है? अजमेर यहाँ है। दिल्ली यहाँ है। ठीक है, ये आपका विशाखापत्तनम है और ये आपका गोवा है। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हर जगह शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बच्चों। मैथ्स वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके ज़रूर देखें।